Okay, so guys, I hope you all are doing good and I'm also doing good. एक छोटे से इशू की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओके. सो वील स्टार्टेड एंड आई एम सो सॉरी. एक्चुअली आपके कमेंट्स एंड ऑल भी मैं रीड नहीं कर पा रही थी. कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे. लेट्स लीव दैट ऑल असाइड. एंड अब पक्का प्रॉमिस पर डे एटलीस्ट नाउ मोर एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आई विल डू विद दिस जितना पॉसिबल हो सकता है. एक्चुअली बेसिकली फर्स्ट परसेप्शन तो मैंने अपने माइंड में ये कर लिया था कि राजीव भार्गव जो बुक है वो सिर्फ ड्यू स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग इट एंड उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है. तो क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आई वाज लाइक अब तो किसी के काम का नहीं होगा, सो आई स्टॉप्ड इट. वो मोटिवेशन नहीं रहा. बट देन रीडिंग ऑल द कमेंट्स एंड ऑल, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. ऑल द कमेंट्स आर सो गुड एंड सीरियसली अभी आई जस्ट ओपन द माई अकाउंट जो ये है, एंड इसका पासवर्ड भी आई डेंट रिमेंबर, सो थोड़ा इशू हो गया था, बट नाउ इट्स ऑल वर्किंग. एंड आई सॉ योर कमेंट्स एंड आई वॉज सो सरप्राइज एंड सो हैप्पी. मतलब वो एक किक स्टार्ट होता है ना, आई वॉज जस्ट लाइक दैट. मैंने पूरे कमेंट्स भी आपके, अगर किसी का लाइक रह गया हो तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं उसको अच्छे से रीड करके कर दूँगी. वो भी मतलब कुछ कमेंट्स इतने लाइक थैंक यू सो मच. मैं बस थैंक यू कह सकती हूँ. थैंक यू सो मच. और अब शुरू करते हैं इससे, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से. एंड नाउ इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू दैट आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू गाइज, द बेस्ट ऑफ माइन. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से शुरू करते हैं. लास्ट जो टॉपिक रहा था, एक बार थोड़ा सा उससे लिंक कर लेते हैं. इवन मुझे भी मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट करना पड़ा कि हमने क्या बात की क्या नहीं की. तो जो लास्ट टॉपिक था, डिफरेंस था ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वर्ल्ड्स के बाद. एंड उसके बाद हमने इसके थोड़ी जो रेलेवेंस होती है पॉलिटिकल थ्योरीज की बात की. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो पहले बोला था ना कि पहले वाले पैरा में बोला था कि मॉरल्स, एथिक्स, इन सब के बारे में बात की थी. अब इस पैरा के अंदर ये लोग जो क्या कह रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी जो थी उसका सिग्निफिकेंस गिरने लग गया, कम होने लग गया. क्यों होने लग गया? क्योंकि एक साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर लोग मॉरल्स और एथिक्स को नीचे रखते हैं. पहले फैक्ट्स आते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, फैक्ट पहले आना चाहिए. जैसे कि आज के वर्ल्ड में भी जैसे आज हम बात करते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके स्कूल्स के अंदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एंड ऑल. तो आर्ट्स को जनरली लाइटली लेते हैं सब लोग. हाँ, ये गलत परसेप्शन है, बिल्कुल है, लेकिन लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम पढ़ते क्या हो. मतलब आर्ट्स वालों को जनरली साइंस स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम लोग क्या पढ़ते हो, तुम जो भी पढ़ते हो या तो वो पास्ट का होता है या वो जो भी चल रहा है देश में उसके बारे में. मतलब फैक्ट्स तो तुम्हारे कहीं है ही नहीं. फैक्ट कहाँ है तुम्हारी बातों में? ये तो सिर्फ जनरल चीज़ें हैं, एक जनरल इंसान को भी पता होती है. तो यही चीज़ इस पैरा में भी है कि जो साइंटिस्ट थे, जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट काइंड ऑफ माइंडसेट के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी का कोई रेलेवेंस ही नहीं है. क्या फैक्ट है तुम्हारे पास? तुम सिर्फ एथिक्स के बेसिस पे या सिर्फ मॉरल्स के बेसिस पे कोई भी थ्योरी नहीं बना सकते, कोई भी नॉलेज नहीं बना सकते. इसमें बहुत नए और अच्छे टर्म्स यूज़ किए हैं, ये आपको अपने वोकैबुलरी में ऐड करने चाहिए. एंड जैसे आपको एक और एडवाइस दूँगी, जस्ट एज एन वेल विशर ही बोल लो, कि जब भी आप कोई बुक रीड करते हैं ना, उसके अंदर नए वर्ड्स आते हैं, हम उन नए वर्ड्स की मीनिंग्स निकालते हैं. निकाला करो मीनिंग्स, कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता, सब निकालते हैं, ठीक है. उसके बाद आप जब मीनिंग निकालते हो ना, तो आप कोशिश करा करो कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करते टाइम भी हमेशा कोई भी टॉपिक समझ के खुद को एक्सप्लेन किया करो, और औरों को कर सको तो और भी बढ़िया. तो उस टॉपिक पे ना जो वर्ड है ना, उसी वर्ड को यूज़ करो आप. जैसे इसमें एक वर्ड है नॉर्मेटिव, पॉजिटिविज्म, तो मतलब ज़रूर निकालो उसका, और सब निकालते हैं मतलब डिक्शनरी से. मैं भी आपको पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को पढ़ती हूँ, तो आई टू गो एंड सर्च इट आउट ऑन गूगल, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. हमें नॉर्मल इंग्लिश पता भी होती है, लेकिन उस वर्ड को जब तक आप क्लियरली नहीं समझते, आप थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है. तो बुक रीड करने का ये एक छोटी सी टिप है कि आप ना उन वर्ड्स की मीनिंग निकालो, उस सेंटेंस के साथ कौन सी फिट बैठ रही है वो बिठाओ, और उसके बाद उसी वर्ड को आप बार बार अपने वोकैब में यूज़ करो. उस मीनिंग को तो रखो साइड में, लेकिन वही वर्ड यूज़ करो. इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी, ठीक है. और आप जब बात भी करोगे ना, तो भी लगेगा दैट ये एक्चुअली यू आर अ इंटेलेक्चुअल पर्सन. कौन नहीं लगना चाहता इंटेलेक्चुअल, ठीक है. सो अब इसके साथ स्टार्टिंग करते हैं. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दिस व्यू. एक तो ना ये जो ऐप है वो भी थोड़ी चेंज हो गई है. एनीवेज, okay, let's start it. Okay, एक minute. Okay, this view that all human actions include public policy can be evaluated
in the light of ethical considerations was not accepted by scientific minded early modernists, and resistance to it has somehow persisted till today. आज भी है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है। तो ये जो साइंटिफिक माइंडेड पीपल थे, इन्होंने बोला कि जो भी पब्लिक पॉलिसी, मतलब यानी कि जो भी पब्लिक एक्शंस होते हैं, या जो भी आप थ्योरी में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं और बोलते हैं कि एथिक्स और मॉरल्स भी होने चाहिए, थोड़ा सा क्लियर करते हुए ये बोल रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉ बना है, उसके अंदर फैक्ट्स के अलावा मतलब हमारे देखो ना कि हर चीज़ में, हर लॉ में थोड़े बहुत मॉरल्स और एथिक्स का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें थ्योरी में ये लोग जो साइंटिफिक माइंडेड लोग थे ना, इन्होंने बोला कि सिर्फ तुम एथिक्स के हिसाब से तुम ना किसी चीज़ को वैलिडेट नहीं कर सकते। सिर्फ एथिक्स के हिसाब से चलोगे तो फिर साइंस क्या करेगा। किसी भी चीज़ में दम होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, वो प्रूफ होनी चाहिए, वैलिड प्रूफ के साथ होनी चाहिए, तो वो थ्योरी बन सकती है। ऐसे हवा में दिया हुआ ज्ञान थोड़ी ना थ्योरी बन सकता है। ठीक है, तो ये लोग जो जैसे प्रीवियस पैराग्राफ में, प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वो देख लेना, आपको बेटर लिंक होगा। तो इन्होंने बोला कि एथिकल, सिर्फ एथिक्स को देखकर या सिर्फ एथिकल कंसिडरेशन के हिसाब से आप किसी भी चीज़ को रैशनली डिसाइड या उस पर रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते आप। तो ये जो साइंटिफिक माइंडेड लोग थे वो तब भी नहीं मानते थे, और आज भी आप देख लो। ठीक है, लोग एथिक्स और मॉरल से ज़्यादा साइंस को या साइंटिफिक फैक्ट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे बढ़ते हैं। A number of persons believe that a rational evaluation or inquiry of the moral world is impossible. उन्होंने बोला कि किसी भी चीज़ को रैशनली अगर आप इवेल्युएट करने जाओगे तो उसमें आप मॉरल्स और एथिक्स को अगर साथ में लेके चलोगे तो वो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे आपको पता है, पुराने टाइम में एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि जैसे जो राजाओं की कहानियाँ होती थी कि उनके प्रजा में कोई भी जैसे बैठती थी प्रजा, और फिर गांव वालों में से कोई भी आता था और प्रॉब्लम लेके आता था, तो कहीं कहीं भी ना वैल्यूज़ और मॉरल्स एडेड होती थी, लेकिन राजा को तो डिसीजन अपने हिसाब से लेना पड़ता था। तो एग्जैक्ट एग्जांपल थोड़ा सा मेसी हो रहा है, बट सोचने की कोशिश करो कि मॉरल्स के बेसिस पे ना आप डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कि कोई राजा है, उसके पास कोई गरीब आ गया, उसने चोरी कर ली। उसने चोरी क्यों की? क्योंकि वो बहुत भूखा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, और अगर वो चोरी नहीं करता तो वो मर जाता। तो अब ऐसा केस राजा के पास आ गया, तो अब राजा क्या डिसाइड करे? ठीक है, और ऐसा ही केस अगर आज भी पुलिस के पास आ जाता है तो फिर कोई क्या कर सकता है? तो यहाँ पर अगर सिर्फ उसको मॉरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ से देख लिया कि बेचारा गरीब था, मर जाता, अगर कुछ नहीं खाता वो गरीब इंसान तो शायद मर जाता, तो उसकी चोरी माफ़ की जा सकती है, ऐसा कुछ ये आता है ना जब आप मॉरली सोचते हो। लेकिन बाय लॉ सोचो तो नहीं, गलत है तो गलत है, चोरी की है तो वो किसी और की मेहनत की चीज़ थी, कोई और कैसे खा सकता है। तो देखो अब कितना टिपिकल हो गया, कितना कन्फ्यूजिंग हो गया इस केस और सिचुएशन को। तो ये साइंटिफिक माइंडेड लोग यही बोल रहे हैं कि आप ना हर जगह पे आप रैशनल इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते इन चीज़ों का। आपको साइंस और एक अच्छे सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स ही आपको एक अच्छा सिस्टम बना के दे सकते हैं। हवा में की गई मॉरल और भावनाओं के साथ बहकर आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बना सकते, स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं बना सकते। इसको ना, ये जो पैरा है ना, इसको थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेट करके देखो। जैसे थ्योरिकल सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो। थ्योरी में जैसे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, और प्रैक्टिकल में आप साइंस को लेकर चलो। बेसिकली इन दोनों की इसमें डिबेट चल रही है, और ये बता रहा है कि किन रीजंस की वजह से उसका पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन एक बार देखने को मिल गया था। The moral and political philosophy of yesteryears expressed merely the opinions, tastes, and preferences of the individual inquirer and did not deserve the status of knowledge. उन्होंने बोला कि आपका जो ये मॉरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी वाला जो है ना, थ्योरी वाला, ये तो पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोल रहे हो। जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस थे, जो भी आपका पुराना नॉलेज है, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं। ओके, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं। उस पर कुछ साइंस वाला तो कुछ है नहीं। तो ये वाली जो लाइन है, द मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ यस्टर ईयर्स एक्सप्रेस मेनली द ओपिनियंस एंड टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल इंक्वायर। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक पॉलिटिकल फिलोसफर आके अपना ज्ञान झाड़ के चला जाता है और तुम उसे थ्योरी बना देते हो। एंड डिड नॉट डिजर्व द स्टेट ऑफ नॉलेज। उन्होंने बोला कि इसको आप नॉलेज नहीं बोल सकते। ठीक है, ये इस पैराग्राफ में बेसिकली लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस लाइन का मतलब है। उन्होंने बोला कि आप लोग सिर्फ जो जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये तो होता है। अब आगे जब आप लिबर्टी, आई होप मैं जल्दी पढ़ाऊँ, यू आई एम एक्साइटेड कि मैं उन टॉपिक्स को ओपन अप करूँ। जैसे लिबर्टी और जस्टिस को जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, एंड आई एम इवन एक्साइटेड, एंड जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। येस आई विल डू, येस आई हैव टू।
तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें हम कई सारे फिलोसफर्स पढ़ेंगे, J.S. मिल है, जॉन रॉल्स है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो भी पहले वाले थिंकर्स थे वो अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज झाड़ के चले जाता है, उसमें साइंटिफिक मुद्दा कहाँ है, उसमें रैशनल इवैल्यूएशन कहाँ है, उसमें मतलब वो ठोस था, वो क्या बोलते हैं उसको, कि उसका वजूद आप कैसे बता सकते हो कि वो एक नॉलेज है। ये चीज़ यहाँ बोल रहे हैं साइंटिफिक माइंडेड पीपल। आर एक्सपीरियंस yielded a wide variety of forms of self understanding and moral opinions which cannot be rationally evaluated। उन्होंने बोला कि ये तो सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं और जिनको अलग अलग वैरायटी मतलब अलग अलग हिसाब से उनको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो उन लोगों ने की, जैसे J.S. मिलर और जॉन रॉल्स ने की, उनके मॉरल ओपिनियंस हैं और उनको आप रैशनली इवेल्युएट कैसे कर सकते हो। एक इंसान के ओपिनियन को आप रैशनली इवेल्युएट कैसे कर सकते हो। रैशनल इवेल्युएशन का मतलब है कि बराबर लॉजिकली किसी चीज़ को समझना, रैशनली मतलब एकदम सही तरीके से, बराबर हिसाब से, बिल्कुल करेक्टली किसी चीज़ को समझना, इवेल्युएट करना। इफ़ दे कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट रीज़न कैन नॉट आर्टिब्रेट बिटवीन देम। ये बोल रहे हैं कि अगर कभी कभी ये जो रीजंस हैं, ये जो थ्योरी है, अगर ये आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई तो इनको आर्बिट्रेट कैसे कराओगे, इनको आप दोनों को सेटल कैसे करोगे। परहैप्स फॉर दिस रीज़न सेवरल फिलोसफर्स इन द एंग्लो-सैक्सन वर्ल्ड began to claim that political theory was in an irreversible decline। irreversible decline मतलब कि ऐसा डिक्लाइन जो वापस ठीक ही ना किया जा सके। ऐसा मतलब पॉलिटिकल थ्योरी उस तरीके से गिर रही थी कि उसको कोई वापस उठा के उस सब्जेक्ट को वापस वो वजूद या उस सब्जेक्ट को वापस अलाइव, कहते हैं ना कि उस सब्जेक्ट को पूरा नीचे गिर जाएगा एंड उसको वापस वो प्रोफिशिएंसी दिलवाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और टर्म है एंग्लो सेकंड वर्ल्ड। ये बेसिकली उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ना एक तरीके का मतलब आप मान लो कि पढ़ाई का ट्रेंड तो नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम ना ये फ़िलोसफर्स आ रहे थे और लोग इनकी रीडिंग्स को पढ़ना, इन सब में कुछ इंटरेस्टेड उनका डेवलप होता है। इसको बेसिकली एंग्लो सेकंड वर्ल्ड कहते हैं और इसके बारे में आप गूगल पे और सर्च करना, आपका नॉलेज और वाइड इनफ होगा। ठीक है, तो ये बोल रहे थे कि इन सारी रीजन्स की वजह से जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उस टाइम डिक्लाइन में आने लगी, इररिवर्टिबल डिक्लाइन के अंदर आने लगी। If political theory is a rational and normative enterprise, as indeed classical political philosophy from Plato to Hegel had sought to be, then after the new discovery about the impossibility of such an enterprise and the rise of empirical sciences, political theory was believed to have no future. Indeed, as someone put it, it was already dead। लोगों ने बोला कि ये सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी जैसे सब्जेक्ट को कोई वजूद ही नहीं दिया था, क्योंकि इसके अंदर लोगों को साइंटिफिक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पर एक टर्म है एम्पिरिकल साइंसेस, यानी कि उस टाइम एम्पिरिकल साइंसेस जो थे, जो ऐसे सब्जेक्ट्स थे साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, उनका भी काफ़ी राइज अप हो रहा था। तो जब वो सब आ रहे थे तो लोगों का ध्यान थ्योरी, जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, उसकी तरफ कम जा रहा था एंड धीरे धीरे ये सब्जेक्ट का वजूद जो था वो फीका पड़ रहा था। ठीक है, रिलैक्स। अभी तक पूरे यहाँ जितनी भी बात हुई है उसमें एक ही चीज़ बोली है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, दिस व्यू एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म, प्लीज़ इस वर्ड को मार्केट राइटेड जो भी कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉजिटिविज्म। ठीक है, आपको अगर कभी क्लास में भी पूछ ले टीचर या कहीं पे भी पॉलिटिकल के स्टूडेंट, तो पॉजिटिविज्म क्या होता है। बेसिकली इस वर्ड का ये ना एक तरह की आप मान लो फिलॉसफी कह लो, या पॉजिटिविज्म एक ऐसी चीज़ है मतलब ये एक तरह की आइडियोलॉजी आप कह सकते हो, जिसके अंदर बोला जाता है कि हर चीज़ ना जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वेरीफाइड है, जिसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है, विच इज़ लॉजिकल। ठीक है, और ये रिजेक्ट करती है मेटाफिजिकल और थीसिस को। मेटाफिजिकल के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था, मतलब वो चीज़ें जिसमें कोई लॉजिक, इतना ठोस लॉजिक ना हो। ठीक है, लेकिन पॉजिटिविज्म कहता है कि पॉजिटिविज्म सिर्फ उसी चीज़ को मानता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, लॉजिक हो, जिसके अंदर कोई लॉजिक होना चाहिए और साइंटिफिकली वेरीफाइड हो, या एकदम कहते हैं ना विथ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। तो उस आइडियोलॉजी को जो है पॉजिटिविज्म कहते हैं। दिस व्यू एसोसिएटेड विथ पॉजिटिविज्म इज़ नाउ widely believed to be deeply mistaken।
everything seen, heard, or touched by human being is already constituted by concepts, and therefore everything in the human world has to be properly understood even as it is observed. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी चीज़ है जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, और जिसमें ह्यूमन बींग्स के कंसेप्ट लगे, ह्यूमन बींग के कंसेप्ट हर चीज़ में लगे हैं, एंड देयरफॉर एवरीथिंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड हैज़ टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड इवन एज इट इज़ ऑब्जर्व्ड. हर चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि हम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. मोर मोस्ट ऑफ दीज कंसेप्ट कैरी अ नॉर्मेटिव इम्पोर्ट. ठीक है, नॉर्मेटिव मीन्स विच इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, जो पहले से इस्टेब्लिश हुआ है, किसी काइंड ऑफ बिहेवियर एंड काइंड ऑफ. ओके, moreover, most of these concepts carry a normative import. The human world has to be to some degree and extent good or bad, and human action right or wrong. There is no feature of the human world entirely free from evaluative significance. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ये ह्यूमन वर्ल्ड है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक अच्छा है, कहीं बुरा है, कहीं सही है, कहीं गलत है. और ह्यूमन वर्ल्ड का ऐसा कोई भी कंसेप्ट देख लो, या ऐसा ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, या जहाँ पर इवैल्यूएटिव ज़रूरी ना हो. इन्होंने बोला कि इवैल्यूएशन करना ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत है, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं. तो ह्यूमन वर्ल्ड जो है वो इवैल्यूएशन के बिना पॉसिबल नहीं है. हर चीज़ को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इवैल्यूएशन से फ्री हो. ऐसी नहीं है, हर चीज़ इवैल्यूएटेड है, और इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर. राइट, ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस वी कुड ड्रॉ टू डिफरेंट कंक्लूशंस. अब यहाँ पर दो अलग अलग कंक्लूशंस निकालेंगे. If values are imperious to reason but constitute the human world, then all we can have is subjective opinion of this world. This means the impossibility of social sciences. This is a radical conclusion that the positivists did not reach because they rejected the first premise, namely the facts and values are intertwined. Alternatively, we must abandon the assumption that values are beyond reason, and that therefore it is possible to have objective knowledge of the human world. Just a minute. Okay. अब यहाँ एंटायरली इस पैरा के अंदर आपको पता है क्या बोला जा रहा है. ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जो वैल्यूज़ है, इन्होंने बोला ना कि वैल्यूज़ और मॉरल्स का क्या करोगे, एथिक्स का वगैरह का, तो ये बोल रहे हैं कि चलो मान लेते हैं कि वैल्यूज़ जो है ना, अगर इम्प्रूव्स हो टू रीज़न, ये बोल रहे हैं अगर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं है और वैल्यूज़ से अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो देन वी ऑल कैन हैव इट सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ दिस वर्ल्ड. तो हम सब अपना अपना एक सब्जेक्टिव ओपिनियन रख सकते हैं इस वर्ल्ड का. ठीक, दिस मीन्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल साइंसेस, यानी कि सोशल साइंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जब वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो है किसी भी वैल्यू से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सोशल साइंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सब अपना अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन लेके चलते हैं इस वर्ल्ड में. दिस इज़ अ रेडिकल कंक्लूजन दैट द पॉजिटिव्स डिड नॉट रीच बिकॉज दे रिजेक्टेड द फर्स्ट प्रीमाइस. ये बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिविज्म फिलोसफी है ना, पॉजिटिविज्म जो आइडियोलॉजी है, वो क्या बोलती है कि हर चीज़ में लॉजिक होना चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए. उसको भी वो भी मतलब नहीं बनती. मतलब जितने भी पॉजिटिविज्म के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं जो वेरीफाइड है, साइंटिफिक है, वो भी नहीं आते, क्योंकि हर कोई अपना जब सब्जेक्टिव ओपिनियन लेके चलता तो कहाँ से लॉजिक निकलते, कहाँ से वो प्रूफ होते. नेमली द फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ आर इंटरवेंट. तो ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्स जो आपके साइंस के फैक्ट हैं और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो साथ में चलती है, इंटरवीन मीन्स साथ में. अल्टरनेटिवली वी मस्ट अबंडन द असम्पशन दैट वैल्यूज़ आर बियॉन्ड रीजन्स. तो हमें ये सोच को छोड़ देना चाहिए, ये गलत असम्पशन है और इसे छोड़ना चाहिए कि वैल्यूज़ जो है ना वो रीजन्स के पीछे है या उनका कोई मतलब नहीं है. एंड दैट देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू हैव ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. और ह्यूमन वर्ल्ड का जितना साइंटिफिक नॉलेज ज़रूरी है, उतना ही ऑब्जेक्टिव नॉलेज होना भी ज़रूरी है.
ऑब्जेक्टिव नॉलेज सोशल साइंसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ वैल्यूज़ कैन बी नोन एंड रैशनली असेस्ड देन दैट परमिशन इन द ह्यूमन वर्ल्ड इज़ नो बैरियर टू इट्स अंडरस्टैंडिंग और रैशनल असेसमेंट। इन्होंने बोला है कि अगर हम इन वैल्यूज़ को, इन एथिकल वैल्यूज़ को, इन मॉरल वैल्यूज़ को रैशनली असेस करें, ठीक है, इनके बारे में सोचें, इनको पढ़ें, इनको पढ़ाएं, तो इस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर देयर इज़ नो बैरियर टू इट्स अंडरस्टैंडिंग और इसका रैशनल असेसमेंट में। हम इन वैल्यूज़ को भी रैशनली असेस कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए इन पे पढ़ना पड़ेगा, इनको इन वैल्यूज़ को द जनरेशन्स जो हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा, इनके बारे में लिखना पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट और थ्योरी तो होनी चाहिए ना, तो उसका रैशनल असेसमेंट भी पॉसिबल है। दिस नॉट ओनली ब्रिंग्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द character and method of its natural and social sciences, but also paves the way for a kind of systematic reflection that is exclusive to the human world, namely normative, moral or ethical theorizing. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है कि अगर हम इनके बारे में पढ़ें, वैल्यूज़ को पढ़ें, तो इनका रैशनल असेसमेंट पॉसिबल है। ये ना सिर्फ एक डिफरेंस लाता है इन द कैरेक्टर एंड मेथड ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंस किसको बोलते हैं? साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, साइंटिफिक नॉलेज, साइंस का वो जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ, ठीक है। वो नेचुरल वर्ल्ड और सोशल साइंसेस जो हैं, इन दोनों को दे बोथ दे कैन बी लाइक दे बोथ कैन बी सिग्निफिकेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही अच्छे हैं in a way, like, but also paves the way for a kind of systematic reflection that is exclusive to human world, namely normative, moral and ethical theorizing. तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और अगर हम सोशल साइंस को भी पढ़ें तो इससे ह्यूमन वर्ल्ड जो है उसको हम बेटर पढ़ सकते हैं। एक अच्छा सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? थॉट्स होते हैं, ठीक है। अच्छे थॉट्स ब्रिंग ऑन लाए जा सकते हैं, अच्छे थॉट्स जो हैं या जो थ्योरीज़ हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ा जा सकता है और रैशनल एवेल्युएशन उनका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो बेकार है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये इन्होंने समझाया है। सो इन एडिशन टू 2 functions ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मैंशनड अबाउट, वी हैव अ थर्ड फंक्शन, वन दैट इज़, अब यहाँ पर ना ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ्स हैं इनके अंदर इन्होंने इनके 2 फंक्शन मिक्स कर दिए हैं। सो नाउ इट्स योर टास्क कि आप उन दोनों फंक्शंस को निकालें, या फिर बाय एंड ऑफ द वीडियो आई विल डू दैट। सो हियर इट इज़, let's continue right now, okay? So in addition to 2 functions of political theory mentioned above, we have a third function, one that is special because exclusive to human phenomena, to bring out, अब यहाँ पर थर्ड फंक्शन बताया देखो, to bring out the normative import of concepts embedded in social practices and used in social sciences and to subject them to detailed critical reasoning. Indeed, for some people this has become the defining, perhaps even sole function of political theory. अब देखिए, I don't know कि आप लोग कितना मैंने जब when I started this YouTube channel video, तो in the first video itself I said कि we should always, being a political student, आपको हर चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, उस पर डिबेट, रैशनल डिबेट करनी चाहिए। अगर कोई नहीं है साथ में आपके साथ डिबेट करने के लिए, आप खुद भी बैठ के उस चीज़ पे सोचा करो। एंड सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ शुरू कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, बैठ के खुद से बात करना इज़ वेरी गुड। आई डू इट, येस आई डू इट। एंड तो कोई बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ना, आपको हमेशा जो भी इंसिडेंट आप देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ओलंपिक्स चल रहे हैं अभी, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर पढ़ना हर किसी को मे भी अच्छा ना लगता हो, लेकिन उसे सुन के आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प की, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उसे पढ़िए आगे और उसके बारे में सोचिए क्या वह सही है, वो गलत है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक होगा, बट आई विल जस्ट क्विकली मेंशन इट, बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट आई कैन नॉट स्टॉप इट। सो द लखनऊ इंसिडेंट वेयर द गर्ल इज सीन स्लैपिंग दैट पुअर ड्राइवर। तो अब ये जो सीन है, इसको कितने ही एंगल से आप ना इसे समझ सकते हो, इसको पढ़ सकते हो और इसके ऊपर बोल भी सकते हो। लाइक इसको ना अपने फ्रेंड्स के अमंग भी डिस्कस करो। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ हेल्दी ग्रुप फ्रेंडशिप। हेल्दी फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ग्रो एज एन इंटेलेक्चुअल। सो अब देखो, जितने आप इंस्टा के ऊपर ज़्यादा IGTVs और ज़्यादा इसके बारे में सुन रहे हो, रील्स देख रहे हो, आपके ओपिनियन भी चेंज होते जा रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, उसने अपनी स्टोरी पे क्या डाला, उसने अपनी स्टोरी पे क्या डाला। आप खुद का एक ओपिनियन रखो कि हाँ जो है, पहली बात तो द फैक्ट इज़ क्लियर दैट द गर्ल इज़ रॉन्ग,
ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखो, एक छोटी सी बात है, इस सिचुएशन को ऐसे देखो, अगर वो दो अपोजिट जेंडर्स ना होकर सेम जेंडर के होते तो क्या इतनी बड़ी बात होती? नहीं होती। अगर दो लड़कियां उस सीन में होती, एक मार खा रही है और एक उसे मार रही है, तो इतना बड़ा सीन ही नहीं होता। और वहीं अगर उसी सीन में दो सेम मेल पर्सन्स होते, एक मार रहा है एक मार खा रहा है, तो वो शायद उस इलाके से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि ये नॉर्मल बात हो जाती। लेकिन क्योंकि दो अपोजिट जेंडर का केस है, स्पेशली एक वुमेन किसी मेन को डोमिनेट कर रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा हवा पकड़ रहा है चीज़। और क्योंकि एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं कुछ कुछ फीमेल्स कि उनके पास मतलब उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा उनको फेवर ज़्यादा करा है, तो वो विक्टिम कार्ड भी खेलती है। तो इसको बहुत एंगल से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसके ऊपर ज़रूर डिबेट करना। इवन यू कैन गो एंड मेंशन योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली थिंक एंड डिबेट अबाउट इट। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर दोज। प्लीज़ ओपन अप, दिस इज़ द स्पेस वेर यू कैन। ओके, ये मैं कमेंट्स बढ़वाने के लिए नहीं बोल रही, ये एक जेन्युइन ओपिनियन है मेरा, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक थर्ड फंक्शन ये भी होता है कि जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट्स के बारे में, सोशल साइंसेस के बारे में, उनके ऊपर वो ना क्रिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं। जब तक उनको कोई कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लिबर्टी है क्या, तो आप उसके ऊपर डिबेट क्या करोगे, आप अपना हक क्या मांगोगे? जब आपको, अब जैसे यही जो मैंने अभी एग्जांपल लिया वो लखनऊ इंसिडेंट, तो आपको पता है कि फ़ीमेल राइट्स क्या होती हैं और मेल राइट्स क्या है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये सब आपको पता है। तभी आप इस चीज़ का एक रैशनल एवेल्युएशन कर सकते हो। अगर आपको कानून का कुछ पता ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ फेवर किसको कर रही है किसको नहीं कर रही है, तो आप इसके बारे में बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। यही इस सेम इंसिडेंट के बारे में अगर कोई फॉरेनर कमेंट करेगा तो उसका कमेंट बिल्कुल ही अलग होगा। उसे नहीं पता चलेगा कि इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या रूल्स है, क्या लॉस है, क्या नॉर्म्स है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझाता है कि एज मतलब क्या हमारा लॉ है और इसके ऊपर क्या एक प्रोफेशनल टिप्पणी आप कह लो या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। तो यही ऐसे ही तो इंटेलेक्चुअल बनते हैं। आप जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट तो दे आर जस्ट लाइक कि आपको एक चीज़ है वो समझा दी, अब आप उसे अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो, जस्ट लाइक मैथ्स। ठीक है, एक फॉर्मूला बता दिया कि अच्छा लिबर्टी ये होती है, अब उसको अलग अलग क्वेश्चंस यानी अलग अलग केसेस के अंदर डालना, उसे सॉल्व करना, सिंपल एज दैट। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं सिंपल करके इसको नहीं समझा सकती। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि पॉलिटिकल थ्योरी आपको ना एक क्रिटिकल माइंड थिंकिंग देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली तो लोग ना आजकल पॉलिटिकल थ्योरी को इसी चीज़ से बताते हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या है, ये लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग देती है। अगर आपके अराउंड या फैमिली में कोई सीनियर हो या रिलेटिव्स में कोई सीनियर हो जो पॉलिटिकल थ्योरी से पास आउट हो, तो जनरली आई कैन नॉट गारंटी कि हर कोई इतना डिबेटिंग एटीट्यूड वाला होता होगा, लेकिन मोस्टली लोग ना जो पॉलिटिकल थ्योरी से पास आउट मतलब पॉलिटिकल सब्जेक्ट से डिग्री लेते हैं, वो काफ़ी डिबेटेबल होते हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। गारंटी नहीं लेती, बट मोस्ट ऑफ देम होते हैं। जो इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं वो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट का पूरा ना जैसे जूस निकाल के उसे पढ़ते हैं, लाइक उसका पूरा जस्ट लेते हैं उस चीज़ का। तो वो कोई भी चीज़ पे अगर बोलेंगे भी ना, पब्लिक इशू होगा, कोई भी सोशल इशू, तो उस पर ना उनकी बात सुनने में भी आपको मज़ा आता है। सो आप वही क्रिटिकल थिंकर बनो, इस सब्जेक्ट को ना थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तुम्हें और कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। Much of Anglo-Saxon political theory focuses only on the normative as a sufficient level of generality। और सबसे ज़्यादा ना ये जो मच ऑफ एंग्लो-सैक्सन पॉलिटिकल थ्योरी यानी उस टाइम से जो पॉलिटिकल थ्योरी बनी थी, जैसे मैंने बोला एंग्लो-सैक्सन वर्ल्ड जब नॉलेज बंटना शुरू हुआ है, नॉलेज की ग्रोथ आप कह सकते हो शुरू हुई, उस टाइम से ना नॉर्मेटिव मतलब कोई भी नॉलेज हो ना तो वो नॉर्मेटिव होना चाहिए एट अ सफिशिएंट लेवल ऑफ जनरलिटी। बोला कि कम से कम नॉर्मेटिव तो होना चाहिए। इन कॉन्ट्रास्ट political theory on the continent refused to separate the normative form the explanatory normative form यानी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि explanatory जो फॉर्म होता है ना वो political theory कभी छोड़ ही नहीं सकते, because it's all about theory। जब तक चीज़ों को 10 तरीके से वो लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे political theory इनकम्प्लीट मान सकते हो एक तरीके से। इंटरप्रिटेटिव एंड कंप्लीटेटिव, ठीक है। तो इंटरप्रेट, आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ बोली है कि पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो हिस्से बताएं कि उसका नॉर्मेटिव पोर्शन है, एक्सप्लेनेटरी पोर्शन है, इंटरप्रिटेटिव पोर्शन है, सो हो गया, उसे इंटरप्रेट कैसे करते हो, और उसका कंटेम्पलेटिव, राइट। एंड कंटेम्पलेटिव
का मतलब होता है कि उस चीज़ को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो और उसके ऊपर एक अपना एक प्रोलॉन्ग्ड थॉट कैसे रखते हो, ठीक है, उसके ऊपर थॉट रखना, उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करना, दैट इज़ कंटेम्पलेटिव। तो यही तो थ्योरी के मेन वर्ड्स है, इसको आप हाईलाइट करके भी रख सकते हो। थ्योरीज बेसिकली यही थ्योरी है, नॉर्मेटिव अप्रोच है उसकी, एक्सप्लेनेटरी है, इम्पेरेटिव है, कंप्लेंटेटिव है, ठीक है। नॉर्मेटिव मीन्स एक इवेल्युएटिंग स्टैंडर्ड रखना, उसका एक इवेल्युएटिव स्टैंडर्ड होना चाहिए कि उसको आप इवेल्युएट कर सको, एक्सप्लेन कर सको, इंटरप्रेट कर सको और एक्सप्रेस कर सको और प्रोलॉन्ग थॉट्स में, कंटेम्पलेटिव, ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो it's 30 minutes should be. Continental political theory has a broader scope for another reason which needs explanation and brings into relief the fourth function of the political theory. Third function पता चल गया आपको, fourth function हो गया, first and second आप ट्राई कीजिए क्योंकि हमने ऊपर ही एक्सप्लेन करें, उन्होंने बस बताया नहीं कि ये फर्स्ट है सेकेंड है, सो इट्स योर टास्क, अदरवाइज बाय द पैराग्राफ मैं बता भी दूँगी बट आप ट्राई कीजिए उसको, ओके। Which needs explanation and brings into relief the fourth function of political theory to tell us who we are. This is very very important feature of political theory जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, we the citizen of India, right? सो ये पॉलिटिकल थ्योरी ही करता है, ये आपको बताता है कि आप एज एन इंडिविजुअल कौन हो, आप कौन से सोसाइटी में रहते हो, आपकी पोजीशन क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी पावर्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही आपको सब कुछ बताता है, ठीक है। Recall the point made earlier that in a hierarchical society people prefer actions in accordance with their social role. ये हमने पहले पढ़ा है कि जैसे कास्ट सिस्टम का था, उसमें बता देते थे कि इस कास्ट का ये काम करेगा, उस कास्ट का वो काम करेगा। इसके बावजूद भी, हालांकि आज वो उस सिस्टम को हटाया भी गया, लेकिन फिर भी हायरार्किकल रोल तो है। जैसे एक वॉचमैन है, नो मैटर उसकी एज क्या है, लेकिन वो अपने बॉस के आगे अपना हेड बो करेगा, सर झुका के उनसे सल्यूट करेगा, क्योंकि वो वॉचमैन है, उसे पता है कि उसका काम है। और उसका जो बेटा है अगर वो भी उसी फील्ड में जाता है तो वो उनको देख देख के सीख जाता है कि उनके मतलब फैमिली में यही है कि वो सब वॉचमैन है, तो वो भी वही चीज़ सीख जाता है। तो ये हायरार्किकल सोसाइटी है, ठीक है, ये हायरार्किकल सोसाइटी है। और लोग अपने जो एक्शंस हैं वो अपने सोशल रोल्स के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। What in contemporary parlance we might call their identity, जो जिस इंसान की आइडेंटिटी है, ओके, वो उसी हिसाब से अपने रोल्स करता है। वॉचमैन है तो उसे पता है कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है, वो वही काम करता है, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी के अंदर हायरार्किकल रोल्स हैं, ये सिस्टम तो आज भी है एंड इसको रिमूव करना इज़ इम्पॉसिबल। सबको पता है कि उनका क्या काम है, क्या रोल है, और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। हायरार्किकल सिस्टम इज़ देयर और उन सबको पता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, और ये पता होना बहुत ज़रूरी भी है। अ पर्सन स्टैंड्स बाउड, ये जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अ पर्सन स्टैंड्स बाउड विथ फोल्डेड हैंड्स और वॉक्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स गिवन दैट ही इज़ फ्रॉम अ लोअर कास्ट एंड द अदर हैज़ अ मच हायर रैंक इन द कास्ट हायरार्की। जो अभी मैंने पहले बोला ना कि हमें हमारे रोल्स पता होने चाहिए, आई एम नॉट सपोर्टिंग कास्ट सिस्टम हियर, ओके। मैंने ये बोला, प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज, कि हमें पता होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल हम कौन है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हायरार्की को सपोर्ट नहीं करी, उसे मिसअंडरस्टैंड मत करना प्लीज़, ओके। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया इसमें बोला है कि एक पर्सन जो है अपना सर झुकाकर अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा है और एक डिस्टेंस पे दूसरे इंसान से है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक लोअर कास्ट से है और जो वो इंसान उसके सामने है वो एक हायर हायरार्की से है, हायर कास्ट से है, और वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके सामने दब के रहता है। What he does now depends on what goes on in society and who he is. अब वो जो भी कर रहा है वो किस पे निर्भर है कि वो कौन है उस सोसाइटी के अंदर, उसकी कास्ट क्या है और वो कौन है, ठीक है। तो ये किसने बताया कि वो इस छोटी कास्ट से है, उसे ये सब कुछ डिफरेंसेस के साथ रहना है? ये कास्ट सिस्टम है, ये सोसाइटी का एक चक्रव्यूह जैसा आप कह सकते हो ना, कि ये सालों से चला हुआ एक सिस्टम। मोर जनरली ऑलमोस्ट एवरीवेयर what one should do, one is our related issues। ये बहुत ही related issues हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। when we ask the question what are we to do, हम कौन है और हमें क्या करना है, there is another question that we do not always ask। the implication form of the question is given that this is what we are, what are we to do। just read this line again कि हम लोग वही हैं जो हम
what we are to do, जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही हम हैं. Classical political philosophers almost always ask these questions together. Given the essence or purpose of human beings, what should they do? In contemporary theory, these questions are separated. Contemporary theory के अंदर ये questions अलग किए गए हैं. Thus, political philosophy remains both a patriarchal philosophy, that is one that has an action guiding character. Wow, वर्ड मार्क कीजिए हाईलाइट से, वर्थ वोकेबलरी इंप्रूविंग वर्ड है. एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द सेल्फ, ये लोगों की एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी करवा रहा है उनकी खुद की सेल्फ में कि वो कौन है, क्या है, उनका वजूद क्या है. एक एक्शन गाइडिंग कैरेक्टर है पॉलिटिकल थ्योरी का, और एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी भी करती है इट्स प्रैक्टिकल फिलोसफी. ये जो फिलोसफी है ना, जैसे बोलते हैं ना थ्योरी तो सिर्फ किताबों में होती है, ऐसी बात नहीं है. थ्योरी आपको सिखा रही है कि एज अ पर्सन हु यू आर, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी पावर्स क्या है, आपकी राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. आपकी जो ड्यूटी और पावर है वो दोनों साथ में चलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, बिना ड्यूटी के पावर्स नहीं मिलती है, एंड सबकी पावर रेंज अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द ड्यूटीज़. ओके, सो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, ये एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी भी है जो कि एक्शन गाइडिंग कैरेक्टर भी रखता है और सिस्टमैटिक इंक्वायरी करता है इनटू द सेल्फ, अ काइंड ऑफ मेटाफिजिकल सेल्फ नॉलेज. हाँ, है ये काइंड ऑफ मेटाफिजिकल नॉलेज. मेटाफिजिकल बेसिकली जिसके ऊपर कोई वैलिडेशन मतलब वेरीफाइड नहीं है, पर एक काइंड ऑफ नॉलेज है. ठीक है. एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, लेट मी वंस अगेन आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरी क्या है, समरी है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी अभी तक हमने इसको समझा है. हाउ लॉन्ग इज दिस? ओके, परफेक्ट. तो इसको इसी में हम रैप अप कर लेते हैं. At the cost of repetition, let me once again answer the question, what is the function of political theory? Given that empirical political science is meant primarily to understand. ठीक है, यहाँ से आप मार्किंग शुरू कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस क्या है? एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस इज मेंट primarily to understand, describe and explain how decisions are taken in society and how some individuals, groups or classes are excluded from such decision making. One task of political theory is to help empirical political science to perform this role. ये इसका पहला फंक्शन आप कह सकते हो. अभी तक पता नहीं चला तो अब पता चल गया. तो ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन आप नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है सोसाइटी के अंदर. वो लोगों को बताती है, समझाती है, उन्हें बताती है, उन्हें एक्सप्लेन करती है कि कैसे सोसाइटी के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल से, कुछ ग्रुप से, कुछ क्लासेस से, और कैसे कुछ लोगों को इससे एक्सक्लूड करा जाता है डिसीजन मेकिंग से. वन टास्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू हेल्प एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस टू परफॉर्म दिस रोल. हाउएवर, इट परफॉर्म्स 3 roles नॉट अंडरटेकन बाई सोशल साइंसेस. लेकिन उसके साथ साथ ये और भी वो 3 roles प्ले करती हैं जो सोशल साइंस के अंडरटेकन नहीं हैं. स्टिल, फर्स्ट टू ऑफर अ जनरल रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन कंडीशन, कि ह्यूमन कंडीशंस क्या हैं, ऑन द प्रेसिडिमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, ऑन हु वी आर, सो ऑन. राइट, चैप्टर 1 का एक पॉइंट है, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, ऑफ अ जनरल रिफ्लेक्शन, कि एक ह्यूमन कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल थ्योरी कि हम लोग कौन हैं. सेकेंड, अ जनरल रिफ्लेक्शन ऑन रिलेटिवली नैरो टॉपिक, द एक्सरसाइज ऑफ पावर. ये थोड़ा बोल रहा है कि नैरो टॉपिक है द एक्सरसाइज ऑफ पावर. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज the general reflection on relatively, it's a narrow topic, the exercise of power in societies and the mechanism by which power, that is domination, is exercised by some over others. जैसे कि कैसे लोग पॉलिटिकल पावर में आते हैं, कैसे आते हैं, फिर कैसे वो लोगों के ऊपर डोमिनेटिव रोल प्ले करते हैं. ये सब कुछ पॉलिटिक्स से तो है. अगर आपको ऊपर का जितना भी मैंने समझाया वो नहीं समझ में आया, तो ये जो है यही मेन सार है. आपको बस इसी को पकड़ना है और अच्छे से समझना है. ठीक है. This includes the most general reflection on state power, but if power resides in the capillaries of society, then political theory is a reflection not only on the state but on the myriad capillaries in society. Okay, तो ये बोल रहे हैं this includes the most general reflection on state power यानी गवर्नमेंट पावर, but if power resides in the capillaries of society. लेकिन हमेशा ध्यान रखना, पावर हमेशा कहाँ होती है? कैपिलरीज ऑफ सोसाइटी. कैपिलरीज ऑफ सोसाइटी क्या है? जनता, लोग.
देन पॉलिटिकल थ्योरी इज अ रिफ्लेक्शन नॉट ओनली ऑन द स्टेट बट ऑन द मेरिट कैपिलरीज ऑफ द सोसाइटी. मतलब कि ये जो है थॉट्स जो है पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ गवर्नमेंट उसकी पावर तक ही सीमित नहीं है, ये लोग यानी जो कैपिलरीज हैं इस सिस्टम की, जो जनता है उसके ऊपर भी ये कंप्लीट स्टडी करती है और लोगों को जनता के बारे में भी बताती है. थर्ड, इट्स द स्टडी ऑफ हाउ दिस पावर शुड बी wielded, by whom and why, and in the light of which values and ideas of the good life. This is perspective, normative and broadly ethical enterprise. तो ये है political theory. एग्जाम में आए क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट क्वेश्चन टू आंसर इट, जो इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है. राइट, दीज थ्री constitute the distinctive functions of political theory. कितना बड़ा political theory का रोल है, you yourself can understand it and you can be proud enough that you are studying this subject. कितना important रोल है, ये बताता है कि पावर क्या है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस पे कर रहा है और क्या सही पावर है, क्या गलत पावर है, वो सब कुछ ये बता रहा है. और एक गुड लाइफ क्या होती है, उसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, सब कुछ. पर्सपेक्टिव, नॉर्मेटिव एंड ब्रॉडली एथिकल एंटरप्राइज. एक गुड हेल्दी सोसाइटी क्या होती है वो भी ये समझाता है. We can put the point differently by once again examining the 6 big questions. In the first 3 are answered primarily by the natural and the human sciences. The next 3 questions of ethical and normativity and of metaphysical self-knowledge are answered by normative political theory along with philosophy, humanities and arts. इन्होंने बोला कि जो 6 बड़े questions हैं उनमें से 3 पहले वाले जो हैं वो प्राइमरली जो है ह्यूमन साइंस, यानी जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, वाले स्टूडेंट्स मैं हमेशा ही कहती हूँ, आई मीन जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस उनका जवाब देता है. लेकिन जो बाकी के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं एथिक्स, नॉर्मेटिविटी और मेटाफिजिकल सेल्फ नॉलेज के, वो कौन आंसर करता है, पॉलिटिकल थ्योरी आंसर करती है. फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, दे आंसर द क्वेश्चंस अबाउट एथिक्स, नॉर्मेटिविटी एंड मेटाफिजिकल सेल्फ नॉलेज. ऑलराइट, दैट्स द एंटायर पैराग्राफ. एंड इसके बाद आ रहा है टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज विच वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड you guys are so amazing. Thank you so much. Keep supporting, keep sharing. and अभी जो न्यू बैच आने वाला है, so please do share with them as well. and thank you so much.